अभी शेरटा के अंदर एक कांड हुआ था जी। एक 16 साल के बेटे ने अपनी मां मार दी थी। फरीदाबाद के अंदर 13 साल के बेटे ने अपने बाप को जिंदा जला दिया था। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं जो भी जिन पे नजर नहीं पड़ रही जी, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के सामने आकर के खड़ी हुई हैं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय श्री राम जगदीप भाई। कैसे हैं भ्राता श्री आप? बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ फिर से वही बड़ी शख्सियत हैं, एक नौजवान बड़ी शख्सियत। इन्होंने यूथ के ऊपर बहुत काम किया है। चाहे आप नशे का मामला ले लो, नशे के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी रेड पड़ी है वो ले लो, या आप उस हिसाब से समझ लो जो लोग डंकी मारकर दूसरे देश में जावे हैं, डंकी जो दलाल है उनके ऊपर जो एक्शन लिया जावा है, या इमिग्रेशन वाले सीन पे ले लो। बहुत सारे यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं हमारे करण प्रताप सिंह जी। आपने बहुत सारे यूथ के ऊपर काम किया। मुख्यमंत्री साहब को भी कई बार 5-7 बार आपने ज्ञापन दिया और सारी की सारी बात मानी भी गई। बिल्कुल 99%। अभी 1% मुद्दा भी करंट में चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य का विषय में अभी ज्ञापन देकर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य का। विद इन 10 ईयर्स जगदीप भाई, अगर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सरकारें काम नहीं करेंगी जी, तो निश्चित तौर पे विद इन 10 ईयर 10 साल के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे जो भारत में जो युवा रह रहा है उसकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाएगी, वो कितने बड़े कांड कर सकता है, तो सबके लिए सोचने का विषय। तो फिर करण प्रताप सिंह जी मानसिक स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ प्लान कर रहे थे या क्या कुछ चल रहा है अब इन दिनों? अपनी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जगदीप जी, और उस रिसर्च टीम के साथ मिलकर के मैंने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को भी ज्ञापन देकर के आया हूँ, और उससे पूर्व की जितनी हमारी मांगे थी वो सारी 99% मैंने कहा वो पूरी हुई हैं। उनका धन्यवाद करने के लिए गया था, और ये एक नई डिमांड में देकर के आया हूँ कि इसके ऊपर एक कानून बने, मानसिक स्वास्थ्य के विषय को लेकर के स्कूलों में कॉलेजों में एक विषय कंपलसरी किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य का विषय वो विषय जैसे फिजिकल एजुकेशन का विषय कंपलसरी है, जैसे हमारा गेम पीरियड है, जैसे हमारा नैतिक शिक्षा के लिए मोरल एजुकेशन है, ये सब चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, उन सब चीजों के तर्ज पे मानसिक स्वास्थ्य का विषय भी कंपलसरी किया जाए। संघ ने करा के देश खातर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि संघ क्या है, जरूरत क्या है समाज में संघ को, या संघ की समाज में क्या जरूरत है? दोनों ही बातें कि संघ को समझने के 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो वो कि संघ के जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, संघ के जो उच्च पदाधिकारी हैं या संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आप कार्यशैली देखें, उनके कार्यशैली के साथ साथ उनकी दिनचर्या देखें, और दिनचर्या के साथ साथ आप संघ के दूसरा जो रास्ता है, संघ के संविधान को पढ़ें, संघ की चेष्टा क्या है, संघ के मुद्दे क्या है, संघ के किन मुद्दों को लेकर के स्थापना हुई थी, और तीसरा संघ को जानने का रास्ता एकमात्र है कि आप संघ के अंदर शामिल हो। संघ की विचारधारा है, मैंने कहा कि 3 रास्ते हैं। संघ के जुड़े हुए लोगों की दिनचर्या, उनकी कार्यशैली आप देखें, संघ के इतिहास और मुद्दों की जानकारी लें, या तीसरा तरीका संघ में शामिल होकर के आप उसको समझ सकते हैं। तो मैं तो तीसरे तरीके में, मैंने तीनों तरीके देखे बड़े बारीकी से जी। और मेरा तो परिवार जो है संघ पृष्ठभूमि का है, पिताजी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और लंबे टाइम से संघ से जुड़े रहे हैं परिवार हमारा। उसके बाद मेरा भी बचपन संघ में ही बीता, और संघ के बहुत से ऐसे महानुभाव का परिवार में आना जाना रहा है जब मैं पदाधिकारी था, कार्यकर्ता था एबीवीपी का, और आज भी बहुत से साथी हमारे आते हैं, युवा साथी एबीवीपी से। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने भी स्टेज शेयर की थी एक बार। जी जी जी। तो मैं आप लोगों को, आप भी संगठन में रहे हैं, कार्यकर्ता ने विद्यार्थी परिषद में रहे 2006-7 में, उस टाइम मेरी शुरुआत थी, आप मेरे ख्याल से आप एबीवीपी से निकल गए थे। जी जी। तो ये संघ क्यों समझने के तरीका है, तो संघ को इन 3 तरीकों से समझा सकते जी। लेकिन जब चर्चाएं चलती हैं कि भाई संगठन में अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनकी क्या विचारधारा है, झंडे को वो नहीं मानते, तिरंगे को सम्मान वो नहीं करते, तो ये तिरंगे वाला मामला क्या है? क्या नागपुर के अंदर आज हम शाहबाद में बैठे और नागपुर पे चर्चा करें तो क्या नागपुर में झंडा नहीं फहराया गया, या झंडे के आत्मसम्मान से क्यों टकराया जाता है संघ की विचारधारा पे? ऐसा क्या मिथ है या कुछ सच्चाई है? आपने 3 सवाल इकट्ठे दाग दिए। मैं झंडे पे जाता हूँ पहले। अनपढ़ जी, तिरंगे का सम्मान जी, और नागपुर वाले का जी जी जी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जगदीप भाई, कि सबसे पहले अनपढ़ता की बात करते हैं। हम 3 विषयों में अनपढ़ हैं, संघ के कार्यकर्ता जो हैं 3 विषयों में अनपढ़ जरूर हैं। आप जिस प्रश्न का जवाब ना देना चाहे तो उसको पास कर सकते हैं। सभी का जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा। ये मिथ तोड़ने की तो बात है। ठीक है, आज आपने ठीक रख छेड़ दी जी। देखिए, संघ को अनपढ़, संघ के अनपढ़ हाथों में है लोगों के, तो ये जो ऐसी बातें हैं वो मिथ है। संघ के कार्यकर्ता जो है 3 विषयों पे अनपढ़ है।
डरना, दबना और झुकना, ये 3 ऐसे विषय हैं जो हमारे संघ की शाखाओं में या संघ के हमारे बौद्धिक विकास के जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें हमें 3 शब्द हमारे डिक्शनरी से फाड़ के फेंक रखे। डरना, झुकना और दबना। ठीक है। इन तीनों विषयों को लेकर के हम चलते हैं। कभी हम डरते नहीं, हमारे कार्यकर्ता कभी झुकता नहीं, कभी दबता नहीं। पहला विषय मैं आपका क्लियर करता हूं, तिरंगे वाला। उसके बाद फिर एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन की अनपढ़ता जो आप कह रहे हैं मिथ है वो। हाँ, जी। इसके बाद तिरंगे की बात करें। ठीक है। अब जो एजुकेशन की बात करें, यहाँ तो हम अनपढ़ हैं, मगर संघ के हमारे सर संघ चालक जितने रहे, अभी छठे मोहन भागवत जी हैं, हेडगेवार जी ने, केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की थी 5 लोगों के साथ। केशवराम जी खुद MBBS थे। केशवराम हेडगेवार जी खुद MBBS, ठीक है। डॉक्टर केशवराम ठीक है। उसके बाद दूसरे सर संचालक कौन हुए? गोलवलकर जी, गुरु जी खुद BSc MSc LLB थे। ओके। तीसरे नंबर पे हमारे देवरस जी थे, जो खुद BSc MSc PhD थे। फिर हमारे सुदर्शन जी हमारे बैचलर इन इंजीनियरिंग थे। उसके बाद हमारे मोहन भागवत जी, वो खुद ग्रेजुएट इन वेटरनरी डॉक्टर रहे हैं, वेटरनरी साइंस। ओके। ये वो तब की बात है जब देश आजाद नहीं हुआ था और तब से लेकर अब तक की बातें हैं। MBBS। तो फिर ये चर्चाएं क्यों मार्केट में भाई ये अनपढ़ है? इनका सिंपल रहन सहन नहीं, ये बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। गोलवलकर जी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है, सिंपल कुर्ता पजामा है। अब बात मैं करता हूँ आपकी तिरंगे की। जी। तिरंगे की बात की जहां तक आपने बात करी, जब जवाहरलाल नेहरू जी 80 फुट के पोल पे देश की आजादी के बाद पहला झंडा फहरा रहे थे, तो 40 फुट की ऊंचाई पे जाकर के तिरंगा टक गया था। और आपके एक संज्ञान में आओ, ये यूट्यूब के पब्लिक डोमिनियन की सारी बातें मैं पब्लिक डोमिनियन की कर रहा हूँ, कोई भी पर्दे के पीछे की बात नहीं है। जिस बच्चे ने 12 साल का बच्चा, सुनने में आया हमें कि 12 साल के बच्चे ने ऊपर चढ़ करके 40 फीट की हाइट पे जाकर के उसको खोला था, और बाद में वही 12 साल का बच्चा भविष्य में जाकर के संघ का बहुत बड़ा कार्यकर्ता बना। नागपुर में झंडा ना फहराने वाली बात का जवाब है आपके ये। तीसरी बड़ी बात आपने कही कि संघ ने क्या किया देश के लिए। संघ ने शुरुआत 1947 से करती। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से जो विलय करने की बात आई, तो केवल नेहरू जी के हाथ में था। और नेहरू जी को एक ही स्थान मिला विलय करने के लिए, और उसी में उन्होंने गड़बड़ कर दी वो। तब जब पाकिस्तानी कबायलियों ने आकर के भारत के अंदर घुसपैठ करी, कश्मीर के अंदर, और महाराजा हरि सिंह की सेना को के ऊपर आक्रमण किया, वहां के लोगों के साथ दुर्दांत घटनाएं करी, तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सर संघ चालक उस वक्त के हमारे आदरणीय गुरु जी की जिम्मेवारी लगा करके कश्मीर भेजा। और गुरु जी ने अपनी जिम्मेवारी का वहन करते हुए वहां पे महाराजा हरि सिंह से विचार विमर्श करके कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश करी, और उसके ऊपर वो खरा भी उतरे। मगर नेहरू की कार्यकुशलता देश को शत विशत करने की थी। उन्होंने 35 से और धारा 370 जोड़ करके उसको हमारे देश का पूर्ण रूप से हिस्सा ना बनने के ऊपर जोर दिया, जिसके परिणाम आज भी दुर्दांत हैं। दूसरी बात, साथ साथ उधर गोलवलकर जी बातचीत कर रहे थे, गुरु जी बातचीत कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारे संघ के कार्यकर्ता बॉर्डर पे सेना के साथ खड़े होकर के पहरा दे रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। हमारे संघ के कार्यकर्ता ने भारत के नौजवान सैनिकों के साथ मिलकर के अपनी जान तो दे दी, मगर हिंदुस्तान नहीं दिया। दूसरी बात, उसके साथ ही वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो आज का बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, लाखों की तादाद में कत्लेआम हुआ। और जब वहां से हिंदुओं को विस्थापित करके भारत में शरण देने की बात आई, तो सरकार के पास जो रिसोर्स थे उनको शरण देने के, वो पूरे रिसोर्स नहीं थे। मगर संघ ने कभी भी मानवता के सेवा के लिए सरकार के कार्यकुशलता का इंतजार नहीं किया। संघ बीच में कूद पड़ा। संघ ने जो विस्थापित हिंदू थे उनके लिए 3000 से ज्यादा शरणार्थी कैंप लगाए, और उनके लिए सर पे छत, हाथ में रोटी, मुंह पेट के लिए रोटी और हाथ में बीमार लोगों के लिए दवाएं की व्यवस्था करी। उसके बाद 1947-48 के बाद आप सीधे आए
62 के इंडो चाइना वॉर की बात करें, जी। इंडो चाइना वॉर के अंदर देश के अंदर हमारे लिए विडंबना की बात हमेशा से रही है कि उस वक्त की वामपंथी जो पार्टियां थी देश के अंदर, यहाँ पे पल रहे सांप के बच्चे की तरह थी, उन्होंने विभीषण की भूमिका में काम किया और अनाज तो हमारे भारत का खा रहे थे मगर समर्थन वो चाइना की सरकार का कर रहे थे। और 62 की लड़ाई में उन्होंने यहाँ की जो जानकारियां थी चाइना तक भेजने का काम किया। उनकी सोच आज भी वही है और उनकी सोच की वजह से वो केवल और केवल 1-1.5 राज्य तक सीमित कर गए। अब मैं बात करता हूँ इंडो चाइना वॉर की दोबारा। इंडो चाइना वॉर के अंदर संघ के पदाधिकारियों ने बर्फीली चोटी पे जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी वहां पे राशन पहुंचाने का काम किया, निस्वार्थ भाव से सेवा करी और साथ साथ जो नौजवान सैनिक वहां पे शहीद हो रहे थे उनका विधिवत संस्कार करवाने की योजना भी करी। इसी निस्वार्थ भाव से प्रभावित होकर के जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने 1963 के 62 की लड़ाई थी, 63 के रिपब्लिक डे के ऊपर संघ के सम्मानित पदाधिकारियों को बुलाया और संघ के पहली बार 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने राजपथ पे कदम रखा और एक नारा दिया, मेरा देश पहले, ऐ भारत माँ तेरी माटी, तेरा आदेश पहले, इस संसार के सारे सुख पीछे, मेरा देश पहले। ये नारा देकर के उन्होंने अपनी चेष्टा जाहिर की, अपने मुद्दे जाहिर की। फिर बात करते हैं 1965 की वॉर की। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों की जिम्मेवारी लगा करके भेजा, बॉर्डर पे तैनात किया और पीछे से संघ के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने दिल्ली के पूरे ट्रैफिक को संभाला और साथ साथ बॉर्डर पे राशन भी पहुंचाए। तो उसके बाद 1984 की बात पे आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इतना कुछ कितने दिन अभी में तो आपको- लंबी लिस्ट, अभी बात 1984, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट करके बता रहा हूँ। जी। 1984 की बात करते हैं। 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई खालिस्तानियों के द्वारा, तब पूरे देश के अंदर सिख विरोधी दंगे हो रहे थे। राजीव गांधी का वो बयान आया था कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती में कंपन होती है, भूकंप आता है। जी। उस दुर्दांत बयान के बाद किस प्रकार सिखों का नरसंहार किया गया, संघ के कार्यकर्ता ही थे, संघ के स्वयं सेवक ही थे जिन्होंने निर्दोष सिखों परिवारों को अपने घरों में शरण दी, उनका लालन पालन किया और जब वो दंगे शांत हुए तब उन्हें दोबारा स्थापित करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर कारगिल लड़ाई की बात करें या देश के अंदर भूकंप त्रासदी की बात करें गुजरात की, चाहे कहीं पे बाढ़ से ग्रस्त प्रभावित लोग इलाके की बात करें, और अभी भी ताजे ताजे हिमाचल में बादल फटे हैं, उत्तराखंड खंड में बादल फटे हैं, केदारनाथ की वो घटना आप भूल गए, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, कैसे भूल सकते हैं। किस प्रकार स्वयं सेवकों ने अपने मैदान में उतर करके, जिन कच्छादारियों की बात हम करते हैं, उन्हीं लोगों ने उतर करके सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव से काम किया और अपने चेष्टा जाहिर की और कभी इसके बदले किसी से कुछ मांगा नहीं। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की जिनकी मदद करी, कभी जाकर के शायद उनके घर का पानी भी नहीं पिएगा स्वयं सेवक। भूकंप में जो गुजरात के अंदर भूकंप त्रासदी से ग्रस्त लोग थे, कभी उनके घर की चाय भी नहीं पी होगी उन्होंने वापस जाकर के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ आता है, चुपचाप काम करता है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है और चले जाता है। ये संघ है, ये स्वयं सेवक की परिभाषा है। ये है भाई संघ, ये है आरएसएस। और बताते हैं, देखे भी हैं, बहुत सारे लोग जो पीएचडी करते हैं वो संघ के विषय पर भी पीएचडी करते हैं। बहुत सारे लोग संघ के विषय पर भी पीएचडी करते हैं क्योंकि संघ कोई एक छोटी सी इकाई नहीं है। कितने इसके अंदर संगठन होंगे, कितने इसके अंदर परिवार जुड़े होंगे, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। तो भाई सच में जो पीएचडी कर रहे हैं संघ पे, इसका मतलब कितनी बड़ी चीज है वो। और आज लोग वही कहते हैं, लेकिन संघ का एक टारगेट है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन क्या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्या इनसिक्योरिटी है उनके लिए? देखिए, संघ को अपनी सनातन की परंपराओं पर गर्व है, संघ को अपने सनातन धर्म पे गर्व है। ठीक है। अपने संस्कृति पर गर्व करना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये किसी अन्य धर्म की खिलाफत कैसे हो सकती है? वो तो हमारे लिए गर्व का विषय है। हम अपनी भारत भूमि पर गर्व करते हैं। हम भारत को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, हम भारत को जीता जागता राष्ट्र मानते हैं। और संघ की इस परिभाषा को समझने के लिए जगदीप जी, हमें 3 चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। मेरे युवा साथियों को 3 चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। जी। देश,
राज्य और राष्ट्र, इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन, तीनों का विश्लेषण होना जरूरी है। देश वो है जिसकी अपनी सीमित सीमाएं हैं, राज्य वो है जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपने नियम कायदे कानून है, और राष्ट्र वो है जिसकी अपनी एक हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। और एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसको सीधे शब्दों में कहूं कि अमेरिका के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा पढ़े, या ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बैठ करके एक आदमी ओम जय जगदीश हरे का गान करे, तो ये राष्ट्र की सीमाएं, ये भारत राष्ट्र की सीमाएं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक हमारी फैली हुई है। ये राष्ट्र, ये सांस्कृतिक पहचान, और इस सांस्कृतिक पहचान के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है। जगदीप जी, आप एक बात बताइए, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर करूंगा, उसके बाद आपके माँ बाप की कदर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने माँ बाप को सम्मान देना का मतलब आपके माँ बाप की बेइज्जती करना तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से अपने सनातन पर गर्व करना, किसी और धर्म की काट कैसे हो सकता है, किसी और धर्म का विरोध कैसे हो सकता है, ठीक बात है। ये आपको समझना चाहिए। संघ ने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी का विरोध किया क्या? संघ ने कहा, संघ ने जरूर कहा, ये जो आप कहते हैं ना कि मैं अपने ब्याह पे कहता हूँ, किसी के ब्याह पे नहीं, संघ के ब्याह पे नहीं, मैं किसी और के ब्याह पे नहीं। जो लोग ये कहें अपने देश से ज्यादा, अपने संस्कृति से ज्यादा किसी धर्म, किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे देश की इज्जत पहले करने की सोचता हो, वो लिबरल है, वो सारा का सारा ढोंग है। अपने माँ बाप से पहले किसी और माँ बाप को पूजना, ये निश्चित तौर पे ढोंग है। और संघ अपने माँ बाप से पहले किसी और माँ बाप की पूजना, ये दिखावा करना, हाँ, ये बस ढोंग है। मान लो मैं मेरे हमारा के पैरों ये सरासर ढोंग है, और संघ इस ढोंग से कोसों दूर है। संघ अपने देश पे, अपनी माटी पे, संघ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पे, सनातन की परंपराओं पे संघ अड़िग है। और इस बात के लिए संघ हमेशा खड़ा रहेगा, खड़ा है और रहेगा। 1925 को आरएसएस ने शुरुआत की और आज 2025 है और पूरे 100 वर्षों के शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि दशहरे के दिन शुरुआत की थी आरएसएस ने। अभी दशहरा ही गया है और बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन भी हुआ। और आपने देखा भी होगा, आपके गांव में, आपके हलके में, आपके वार्ड में संघ की एक परेड भी निकली होगी। संघ के ऊपर बहुत से कटाक्ष होते हैं जी जगदीप जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। संघ को बैन करने की भी चर्चाएं नहीं, चेष्टा बना करके बैठे हैं जी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको कर देंगे, मगर ऐसा नहीं है। मैं संघ के पदाधिकारियों को और हमारे विचार से जुड़े हुए सभी लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि बाधाएं आती हैं आई, घिरे परले की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कितना ही कोई धुर विरोधी हो संघ का, मगर संघ को समाप्त नहीं कर सकता। संघ कोई भोगने की चीज नहीं है, संघ एक विचार है, और वो विचार जो राष्ट्र प्रथम, मेरा देश पहले, मेरी संस्कृति पहले, मेरा सनातन पहले की सर्वप्रिय मान करके चलता है। और संघ का एक एक कार्यकर्ता जब भी उसकी जिम्मेवारी कहीं भी होगी, उसको कभी सरकार की कोई बाट नहीं देखता है। संघ का कार्यकर्ता अपना काम करता है, चुपचाप चला जाता है, इसलिए कभी चैलेंजेबल नहीं हुआ। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिपब्लिक डे पे संघ के कार्यकर्ता को बुला करके सम्मानित तरीके से आमंत्रित किया था, निस्वार्थ भाव को देख करके। और वो नेहरू के औलादें आकर के कहते हैं कि संघ को बैन कर देना चाहिए। वो अपने बाप दादा को गलत ठहराने के क्यों लगे हुए भाई? ये चीजें समझने की जरूरत है। तो भाई हेडगेवर साहब से लेकर मोहन भागवत तक की ये जो चली हुई है स्थिति, ये आप देखने लग रहे हो। और भाई जो 1925 से जब शुरुआत हुई थी, तो संघ ने 100 साल आगे का सोच के प्लान किया था कि क्या क्या करना है। वहां से हल्का सा भी टस से मस नहीं हुई है। जगदीप जी, निश्चित तौर पे देश का युवा अपने आप को खोए ना, अपने आप को खर्चे ना। 2047 तक संघ का टारगेट है, देश के प्रधानमंत्री का टारगेट है, मोदी जी का, कि 2047 तक विकसित भारत बन के रहेगा। इसके बीच में आने वाली जो भी अड़चने होंगी, उन सभी अड़चनों से हम पार पाने का काम करेंगे। और विरोधियों को ज़्यादा सी तकलीफ में, चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। निफराम होकर के, चद्दर तान करके सोए। 2047 के बाद कभी सोचेंगे नंबर पड़ेगा तो
देखेंगे। ये बात तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा से मैसेज जाना चाहिए, देश विदेश हरियाणा, जिससे दूध दही का खाना, यहाँ ठाडा खाना पीना, ठाडे ठाडे आदमी है, 6 फुट के गबरू जवान है, यहाँ से सीधा मैसेज दिल्ली को ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली तक मैसेज जाना चाहिए। दिल्ली में बैठे जो लोग विरोध की भूमिका में रहते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि 2047 तक जब तक तान के सोए उसके बाद फिर सोचेंगे। आप एक चीज देखो ना जी, मोदी जी के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं कि देश की चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, रिसोर्स चोरी कर लिया। भाई सबसे बड़े चोर तो आप लोग हो, आपने तो एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति का गोत्र चोरी कर लिया। इससे बड़ा कोई चोर देखा गया जी? गोती चोरी कर लिया और उसके नाम पे खा रहे हैं। 4 प्रधानमंत्री देश में उनके परिवार के रह लिए। बड़ा लंबा विषय होगा, फिर ये इंटरव्यू आप यही लेने के लिए आए थे, मगर ये अगले इंटरव्यू होगा। आज संघ की चर्चा होगी। चलो जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का बात है कि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, और संघ को और संघ में जो कुछ सीखा उस पर आज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और जो यूथ एम्पावरमेंट में मैं जो जगदीप जी काम कर रहा हूँ वो संघ के विचार से ही मेरे पास आया है। मेरे माता पिता के विचार थे, मेरे माता पिता के संस्कार थे, संघ के संस्कार थे, मेरे सनातन परंपराओं के संस्कार थे, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण से वो संस्कार आए हैं, जिन्होंने एक प्रभु राम के तौर पे दिखाया कि किस प्रकार से एक मानव को, किस प्रकार से एक मर्यादित पुरुष को अपनी मर्यादों में रह करके विचरण, आचरण और व्यवहार करना चाहिए। ये वो महर्षि वाल्मीकि जी की देन है जी। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करे, राष्ट्र हित सर्वोपरि, और उस पर अगर आप उंगली उठाओ हो, बशर्ते आपके पास कोई दूसरा विषय ना हो कहने का, और फिर वहां पर आप ऐसे आरोप लगाओ, तो सच में आपका भला कैसे होगा। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और आप अपनी प्रतिक्रिया, समझदारी की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।